जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी को लेकर सांसद में मचा बवाल, सभी विपक्षी दलों ने नोटबंदी को लेकर किया आंदोलन। 500,000 की नोटबंदी पर हुए सर्वे पर बोली बसपा सुप्रीमो। मायावती ने कहा, नोटबंदी की असलियत जाननी हो तो चुनाव करवा ले। और रायगढ़ के पाली बस स्टैंड की हालत खस्ता, जर्जर इमारत गिरने की कागार पर। अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार संग्राम शुरू है। कल संसद के सामने सभी विपक्षी दलों ने नोटबंदी को लेकर आंदोलन किया, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदर्शन करते दिखे। नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार संग्राम शुरू है। रोजाना इस मुद्दे को लेकर संसद में तू-तू मैं देखने को मिल रही है। कल संसद में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे, जो इस फैसले पर काफी नाराज दिखे। ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री पॉप कॉन्सर्ट में जाकर भाषण दे सकते हैं, नाच गाना हो रहा है वहां भाषण दे सकते हैं। ऑपोजिशन के 200 एमपीज यहां खड़े हैं। लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। अगर आप बैंक डिपॉजिट्स को देखें तो इस डिसीजन से बिल्कुल पहले बैंक डिपॉजिट्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, बहुत इंक्रीज, बहुत बड़ी जबरदस्त इंक्रीज हुई है, शायद पहले कभी नहीं हुई। बीजेपी के जो संगठन है बंगाल में, बाकी स्टेट्स में, उनको मालूम था। बीजेपी के लोग ऐसी गड्डी लिए इंटरनेट पे आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, मगर बीजेपी के जो संगठन था, जिनको मालूम होना था उनको सबको मालूम था। बीजेपी के जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, ट्रेडर दोस्त हैं, उन सबको मालूम था। राहुल जी, कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरे फैसले पर एक नहीं है, कोई रोल बैक मांग रहा है, कोई जेपीसी मांग रहा है, आप प्रधानमंत्री को आने के लिए मांग रहे हैं, तो क्या मांग क्या है आपकी, ये स्पष्ट करें। सबसे पहले हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जो हैं इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पार्लियामेंट है यहां उनको आना चाहिए। जो डिबेट होगी, पूरी डिबेट में उनको बैठना चाहिए। जो हम कह रहे हैं, जो बाकी नेता ऑपोजिशन के कह रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा और उनको वहां बैठना पड़ेगा। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि हमें लगता है कि इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। रोल बैक की बात ये आपने देखा, 100% यूनाइटेड ऑपोजिशन यहां खड़ा था। 200 से ज्यादा एमपीज यहां खड़े हुए थे, तो ऑपोजिशन बिल्कुल यूनाइटेड है। देखिए, नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया। संसद में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन की तैयारी की। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी और समाजवादी पार्टी नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखी। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे गांधी प्रतिमा के सामने शुरू हुआ। 500 एवं 1000 की नोटबंदी पर कल प्रधानमंत्री ने जो सर्वे किया था, मीडिया ने उसे 90% सहमति के साथ दिखाया। उस सर्वे को लेकर मायावती ने फर्जी बताया और कहा कि जनता का मूड जानना हो तो अभी चुनाव करवा ले। कल मीडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी को लेकर जो सर्वे दिखाया गया है कि 90% लोग, 92% लोग
सरकार के इस फैसले के साथ है। ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे, क्योंकि जब, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब पूरे देश के अंदर तो 90% यानी कि 95% जनता और खास तौर से देहातों की जनता, तो जहाँ पर ना ATM है ज्यादा ना बैंक है, तो पूरे देश के अंदर 90 से लेकर 95% जनता जो अभी भी आसमान के नीचे लाइन पे खड़ी हो जाती है और रास्ते खड़ी हो जाती है, तो 90% लोगों ने इनके पक्ष में तो कैसे समर्थन दे दिया है कि इनके इस फैसले से सहमत है। ये बिल्कुल गलत है और फर्जी है, ये प्रायोजित है। रायगढ़ जिले के पाली बस स्टैंड की इमारत पूरी तरह से गिरने की अंतिम कतार पर आ चुकी है। फिर भी इस समस्या पर राज्य शासन किसी भी तरह ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण किसी भी पल दुर्घटना होने की संभावना बस स्टॉप पर बनी हुई है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल रायगढ़ विभाग के अंतर्गत आने वाले पाली बस स्टैंड की इमारत पूरी तरह से गिरने की कतार पर आ चुकी है। हर दफा इस इमारत की छत तिनका होकर गिरते ही जा रही है। इस वजह से रोजाना पाली बस स्टॉप से यात्रा करने वाले यात्री डरे सहमे रहते हैं। कब किस तरह की दुर्घटना बस स्टॉप पर हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस परिसर में हर दफा पानी जमा रहता है, जिस कारण भी यात्रियों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रोजाना यात्री और आने वाले छात्रों को भी हर वक्त यह डर रहता है कि कौन जाने ये छत कब गिर जाए। पाली बस स्थानकाची जी काही दुरावस्था झाली याबाबत तुम्ही काय पावलं उचलले? आमच्या अधिकाऱ्यांना, डेपो मॅनेजर आणि DCला आम्ही याच्याबद्दल कल्पना दिलेली आहे, पूर्ण माहिती त्यांच्या इमारतीबद्दल पूर्ण माहिती दिलेली. आतापर्यंत 5 वर्ष मला रोज कवेरी टू पाली प्रवास करायला लागतो. तसेच पास काढताना इतकी मोठी लाईन होते की भरपूरच लाईन होते आणि काही जणांना पास भेटतो तर काही जणांना पास मिळत नाही, अशी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. तर त्या दिवशी मी इथे उभा होतो तर अचानक हातला 2-3 दगडेवारांना खाली पडले. त्यामुळे मला भीती वाटली, पण पुन्हा अजून पडेल तो याची शक्यता दाट आहे. हा जुना म्हणजे पूर्वीचा बांधकाम आहे, त्यामुळे हा लवकरच दुरुस्त करावा ही मी विनंती करेन. खड्डे पडले तसेच स्टँड असतो तिथे खड्डे पडले तर आम्हाला रोजचं शाळेचा युनिफॉर्म घालायला लागतो. त्याच्यावर एस टी म्हटल्यावर जो गाडी शिकवला आहे तो आमच्या शर्टवर पडण्याची भीती आहे. यहाँ से एसटी तक आने तक 1 फुट पानी के अंदर से आना पड़ता है. 4 महीने हम बरसात के 1 फुट पानी के अंदर से आए और 2-2, 3-3 फुट खड्डे स्टैंड के ऊपर गिरे हैं और हम 2 साल उसके पीछे अखबार में दे के ये वो कुछ कर रहे नहीं है. और मंडल के एसटी महामंडल के लोगों ने पैसा खर्च किया, लेकिन 1 रुपये भी उसमें फायदा हुआ नहीं है इसके लिए, प्रवासियों के लिए. वो सब पैसा उसने बाजू की जो दीवार है वो दीवार बांधे और दीवार बांधते टाइम पानी का रास्ता वैसा कि वैसा रखा. उसमें मंडल के सब पैसे पानी में गए. गवर्नमेंट का पैसा या मंडल का पैसा ये सब अधिकारी लोग एसटी महामंडल के सब बैठ के आपस में ये करके वो लोग खा रहे. 1 रुपये का भी वापिस 2 साल में पैसा इधर फायदा कुछ मंडल का हुआ नहीं है. स्लॅब गिरने को है ऊपर का स्लैब, ये ऊपर का जो स्लैब है 2 स्लैब डाले, ये कभी गिरेगा. इधर सब तालुके के बच्चे लोग आते स्कूल में, कभी किसी के ऊपर गिरेगा बोल नहीं सकते. आज 4-5 साल से हम लोग अधिकारी लोग को बता रहे आते जाते, लेकिन ये पैसा उन्होंने इधर खर्चा नहीं करते हुए भी उन्होंने बाजू की दीवार बांधी है और वो दीवार का 1 रुपये का भी फायदा हुआ नहीं है. सब पैसे अधिकारी लोग बर्बाद किए हैं. किसी भी पल इस बस स्टॉप पे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है. फिर भी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडल इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा. सिर्फ देश को डिजिटल बनाना है ये कहने से कुछ नहीं होता. ऐसी इमारतों को भी मजबूत बनाना पड़ता है, जिसके नीचे रोजाना हजारों यात्री अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े रहते हैं. भारी बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर इनके मार्गदर्शन में जाति आतास लड़ा इस विषय पर अमरावती में जाहिर सभा आयोजित की गई. भारी बहुजन महासंघ के कार्यकर्ता के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की मौजूदगी भी रही. वाले सत्तेवरती आहे त्यांनी आमच्याशी येऊन करावं.
याच अमरावतीच्या मैदानावरती RSSचे मोहन भागवत यांना आम्ही असताना खुलं आव्हान देतोय की चर्चेसाठी आपण या, चिले पिले पाठवू नका. काका तिथे त्या धनगराच्या मेंढरासारखे चालणार आहेत. आदेश दिला की त्याच्या पाठीमागे चालायचंय. त्याच्यामुळे चर्चेला ज्याला पाठवणार त्यालाही शिकवण्यात जाणार आहे की हेच बोला आणि हे परत. चर्चा काय होणार नाही, तो फक्त मोनो डायलॉग त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून आम्ही असं म्हणतोय चर्चा की त्या संघटनेच्या प्रमुखाशी होते आणि म्हणून मोहन भागवतांनी यावं. आणि या ठरावातला याचा उल्लेख असताना या ठिकाणी कॉम्रेड कांगो यांनी केला की नव्या पिढीतला असणारा तरुण हा स्वतःचं आयुष्य ठरवतो, स्वतःचं आयुष्य ठरवतोय. आणि स्वतःचं आयुष्य ठरवत असताना तुम्ही त्याला जुन्या व्यवस्थेमध्ये का बांधताय हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग. त्याला जुन्या व्यवस्थेमध्ये का बांधताय. आणि म्हणून ठराव असं म्हणतोय की जातीचा उल्लेख जो आहे तो कॉलमच काढून टाका, कॉलम काढावा. मोहन भागवत तुम्हाला मान्य आहे का आम्हाला असताना सांगावं. कारण पंतप्रधान मोदींना विचारून अर्थ नाही, नरेंद्र मोदींना विचारून काय अर्थ नाही. जे सभागृहामध्ये बसू शकत नाही, जे सभागृहामध्ये बसू शकत नाही ते चर्चेलाही बसणार नाही. आणि तेही चर्चेला जरी बसले तरी म्हणते मी नागपूरला विचारून येतो आणि मग तुम्हाला सांग. आणि मग थेट ज्याच्याशी आहे त्याच्याशीच आम्ही म्हणतोय. मग चर्चेला लावता काय मुक्याचं सोंग घेऊन वागणं, मुक्याचं सोंग घेऊन वागणं एवढंच सांगतंय की त्यांना असताना चर्चा करायची नाही, तर त्यांना असताना हुकूम सोडायचा आहे की आम्ही म्हणून तेच करा, चर्चा बिर्चा या ठिकाणी काही होणार नाही. म्हणजे सरकारी देशप्रेमींना विचारा. सरकारचा हा जो निर्णय आहे हा श्रीमंतासाठीच आहे ना. देशप्रेमींना विचारायचं. आता यांना देशप्रेमी म्हणायचं, उरलेले सगळे देशद्रोही. म्हणजे खाली बसलेला माणूस हा सुद्धा मोदीला शिवी दिली तर देशद्रोही. तेव्हा आता देशप्रेमींनी याचं उत्तर द्यावं आणि उरलेले सगळे देशद्रोही. तेव्हा आम्ही असताना देशद्रोहांची एकजूट करणार. हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से अमरावती में धरना आंदोलन किया गया। जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया है उन्हें पुरानी जगह के कामकाज से नियुक्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को वक्त पे वेतन दिया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। मेड़घाट आदिवासी इलाके में कई हेल्थ एम्प्लॉयज कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कई कर्मचारियों का तबादला वहां से किया गया है, लेकिन आज भी उन कर्मचारियों को वही काम करने पे मजबूर किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों को उस काम से मुक्त कर नई जगह भेज दिया जाए और सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हेल्थ एम्प्लॉयज कर्मचारी बेमुदत धरने आंदोलन कर रहे हैं। मैं देवेंद्र शिंदे, अध्यक्ष हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन अमरावती। हमारी मांगों को लेकर हमने माननीय डीएचओ व सीओ को 29/9 को पत्र दिए, बाद भी उन्होंने दखल न लेने के वजह से और हमको कोई भी चर्चा न करते हुए किया नहीं, इसलिए हम दिनांक 7 से बेमुदत धरने आंदोलन पे बैठे हैं। फिर भी जिला प्रशासन, आरोग्य प्रशासन को अभी तक भी जाग नहीं आया हुआ है। इसके पहले हमने पूरी परिसर जो जिला परिषद का था वो सफाई किया, झाड़ों को पानी दिया,
जिला आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यहाँ के इनको फूलगुच्छ देके निषेध किया। आज हमने जिला आरोग्य अधिकारी के दालन में ठिया आंदोलन किया है, फिर भी इनको ऐसा लगता नहीं है कि मेरे जो 10 मांगने हैं मेड़घाट में अभी भी कुछ कर्मचारी अन्य सालों से वहीं पे है और इन्होंने पत्र व्यवहार ये संगठन को उल्टा झूठा किया है कि हमारे सभी कर्मचारी कार्य मुक्त हुए हुए, लेकिन ये झूठी बात है। संगठन के बाद इतंभूत माहिती है, कालबद्ध पदोन्नति और जो पदोन्नति प्रकरण है, पिछले 6 महीने पहले हमने जब आंदोलन डाला था तो उसमें भी हमको लिखित स्वरूप में इन्होंने दिया था कि हम 2 महीने में कर देंगे आपके सभी मांगनियाँ, लेकिन हमारे जो है वो जैसे के वैसे है। फिर से हम बैठे बाद भी आज 15वां दिन रहे बाद भी 1 मिनट के अंतर पे हमारा पेंडल पड़े हुआ है, तो भी प्रशासन को अभी तक जाग नहीं आया। डीएचओ जो है जिला आरोग्य अधिकारी, इन्होंने पेंडल को भेंट दी नहीं, इसलिए हमारा अभी बांध टूटता जा रहा है। फिर भी हम इससे और उग्र रूप का आंदोलन करेंगे। जैसा अभी हमने तक 3-4 नम्रपणे आंदोलन किए, अभी हम घंटानाद आंदोलन और मुंडल आंदोलन करेंगे। और आज हम सभी को जिला आरोग्य अधिकारी सीओ को पत्र व्यवहार करेंगे कि हम हमारे मांगने अगर से पूरे नहीं हुए तो 28 तारीख से हम आमरण उपोषण को बैठने वाले हैं। और उसमें खासकर संगठन के कुछ पदाधिकारी जो अपंग है, 53 साल के महिला व पुरुष है, वो पहले ही आमरण को बैठने वाले हैं। क्यों कि वो मेड़घाट में अब तक वैसे ही मर रहे हैं 10-10 साल से, तो अभी पिंडौल में मरने से उनको कोई ऐतराज नहीं। अमरावती में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु सभी पार्टियां सभाएं आयोजित कर रही है। बीजेपी की ओर से खड़े हुए कमलकांत लांडोरे के प्रचार प्रसार हेतु शहर में सभा आयोजित की गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। राज्य में कई जगह नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरे राज्य में सभी पार्टियां कर रही है। अमरावती शहर में होने जा रहे नगर परिषद के चुनाव का प्रचार प्रसार भी पार्टियां जोरों शोरों से कर रही है। बीजेपी की ओर से खड़े कमलाकांत लांडोरे, इनके प्रचार प्रसार हेतु शहर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। बुल्ढाना जिले के मोताला शहर में किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। कपास को प्रति क्विंटल 10,000 रुपये दिए जाए, सोयाबीन को प्रति क्विंटल 6,000 रुपये दिए जाए और पिछले साल सोयाबीन उत्पादक किसानों का बकाया अनुदान दिया जाए, ऐसे कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। पिछले साल बारिश कम गिरने की वजह से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बर्बाद हुए फसलों का मुआवजा सरकार देगी, ऐसा वादा मौजूदा सरकार ने किया था, लेकिन इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और न ही मोताला के किसानों को किसी भी तरह का मुआवजा अभी तक दिया गया है। वादे के मुताबिक सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए, कपास को प्रति क्विंटल 10,000 रुपए के दाम से खरीदा जाए और सोयाबीन को 6,000 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जाए। ऐसी मांगों को लेकर बुल्ढाना जिले के अंतर्गत आने वाले मोताला शहर में कांग्रेस कमेटी की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। पिछले साल जो अकाल हुआ था और अकाल के बदले जो मुआवजा सरकार ने देने की घोषणा की थी, उस मुआवजा की बहुत बड़ी जो रकम है अभी तक किसानों को नहीं मिली है। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे मोतला तालुके के लोगों को अभी तक किसानों को नहीं मिले। उसका निषेध करने के लिए, उस मांग को पूरी करने के लिए तथा जो फसल आई है उस फसल के जो दाम बहुत ही कम है, ये दाम बढ़ाए जाने चाहिए। ये कोई राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत ये सारे भाव जो है से फसलों की जो कीमत है वो बहुत कम है, इसका कंडेम करने के लिए और उसी के साथ साथ जो आवागमन जो फसल का बंद हुआ है और उसके कारण जो पैसे नहीं मिल रहे किसानों को, मिट्टी के भाव दाम होने के बावजूद जो पैसे नहीं मिल रहे, इन सारी समस्याओं को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से हमने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल थे, जो सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि पर और भारी बहुजन महासंघ को मजबूत बनाने के लिए नांदेड़ में पार्टी की ओर से एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर इनके मार्गदर्शन में विराट जाहिर महासभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि नोटबंदी का निर्णय नियोजन करके नहीं किया गया, जिसके कारण देशवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी समय में भारी बहुजन महासंघ को मजबूत बनाने के लिए एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर इनकी अध्यक्षता में जाहिर सभा का आयोजन किया गया था।
देश की परिस्थिति और अपने स्वार्थ के लिए किए जाने वाली राजनीति के बारे में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने बताया। तेव्हा तुमचं काळ जे नव्या पिढीला माहित नाही, कदाचित आमच्या तोंडून ओळगवून घेऊ नका, नाही तर अख्खा इतिहास आम्ही लोक नव्या पिढी पुढे मांडल्याशिवाय राहणार नाही हे असताना लक्षात. आणि म्हणून मित्र, इंदिरा गांधींना सुद्धा अशीच एक हवा चढली होती. काँग्रेसचे असणारे एक अध्यक्ष होते, बरुआ म्हणून त्यांचं नाव होतं, आसाम मधले होते. 70-71 ची गोष्ट आहे, आम्ही कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस घोषणा दिली होती, इंडिया इज इंदिरा अँड इंदिरा इज इंडिया. म्हटलं ही बाई मेली आता. तो पंतप्रधान आयुष्यभर कोणालाच काही नाही, पण भारत म्हणजे इंडिया, भारत म्हणजे सोनिया इंदिरा गांधी, आणि इंदिरा गांधी म्हणून असणारा भारत, असं जे काही झालं. आणि मग जो काही आगडोंब पेटला, इमर्जन्सीच तिला आणावी लागली, इमर्जन्सीची निवडणूक झाली, आणि इमर्जन्सीच्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधीचा पराभव झाला, अशी असणारी परिस्थिती आहे. मोदींवरती टीका करणार असाल तर तुम्ही इथले असणारे देशद्रोही, आणि मोदींची जे स्तुती करणार असेल ती असणारा देशभक्त. तेव्हा उद्याच्या या लढाईमध्ये एक नवीन भर पडली. देशभक्तांचा वर्ग एका बाजूला आणि देशद्रोहांचा वर्ग एका बाजूला, अशी असणारी विभागणी होत चालली. मोदीने नोटा रद्द केल्या. रद्द करणं हे सुद्धा चुकीचा शब्द आहे. रद्द झाल्या नाही तर जुन्या नोटा बदलून नवीन नोटा घ्या, असा असताना तो नियम आहे. रद्द झाल्या म्हणजे कचऱ्याच्या पेटीत गेल्या, त्याचा असणारा काही उपयोग नाही. पण रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं की त्या रद्द झालेल्या नाहीत, आम्ही नोटा बदललेल्या आहेत, तुम्ही जुन्या नोटा आणून आमच्याकडे द्या, 500च्या 1000च्या, आणि नवीन नोटा त्या ठिकाणी घेऊन जा. तेव्हा रद्द कुठं झाले बाबा? रद्द तर झाल्या नाही. फक्त जुन्या नोटा चलनातून काढून नवीन नोटा त्या ठिकाणी आल्या, आणि आल्यानंतर लोकांच्या हालावरती तुम्ही बोलायचं नाही. तुम्ही जर बोललात तर देशद्रोही. तसे यांचा देश यांच्या बापाच्या मालकाचा आहे. यांना सांगितलं पाहिजे, या साधूंना आणि असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, की इथल्या असणारी राजेशाही संपली. पुन्हा राजेशाही आम्ही काही येऊ देणार नाही. जो कोणी आणेल त्याच्या आग लावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हेही लक्षात घ्या. तेव्हा राजेशाहीची भाषा पुन्हा बोलू नका. लोक सहन करणार नाहीत. तुम्हाला 5 वर्षासाठी फक्त असणारा मुख्यमंत्री केले, त्याच्या पलीकडे नाही. तुमचा लायसन्स फक्त 5 वर्षाचा आहे. 5 वर्षानंतर पुन्हा रिन्यू करावं लागेल. तेव्हा रिन्यू करताना करायचं न करायचं हा आमचा अधिकार है। इस दौरान नोटबंदी पर भी सवाल उठाते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि किसी कार्य को करने से पहले पूर्ण नियोजन और परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने शायद ऐसा कोई विचार नहीं किया, जिसका नतीजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत फूले शाहू आंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। पांडुरंग ढवले इनकी अध्यक्षता में हुई इस सभा में नागेश सावंत, डॉक्टर बलिराम हुरके, शिवराज कोईकर सहित आदि मान्यवर मौजूद थे।
देखिए, नोट के ऊपर ऐसा है कि जो आश्वासन दिया हुआ है वो गवर्नर की आश्वासन दिया है कि भैया इस कागज़ के टुकड़े की कीमत जो है वो 500 रुपया है, और जब मैं जो आपको दे रहा हूँ और यही आप मुझे पेश करेंगे तो आपको 500 रुपये का वैल्यू वहाँ पर मिलेगा। अब रद्द करने का निर्णय जो है वो शासन ने लिया है कि इसको हम रद्द नहीं, मैं कहूँगा रिप्लेसमेंट का निर्णय उन्होंने लिया है। अब ये रिप्लेसमेंट का निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के सामने एग्जामिन होगा और उसके ऊपर जो निर्णय है वो होगा, ऐसा मैं वहाँ पर समझता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि नोट रद्द करने से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तहस वहस हो गई है, कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रबी का सीज़न शुरुआत होगा। किसानों को सीड्स की ज़रूरत है, उसके बाद में खाद की ज़रूरत है, और उसके पास में नकदी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसको लेबर लगता है, मज़दूर लगता है। ये तीनों चीज़ें आज मेरे ख्याल से किसानों से ना होने की वजह से 50% के ऊपर रबी क्रॉप जो है वो किसानों के हाथ से चले जाएगा, और वही किसानों की परिस्थिति पहले होगी जो दुष्काल अकाल जो होता है उसी में उसकी होगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने सोचना चाहिए, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। माना आदिम समुदाय और आदिवासी समुदाय की ओर से अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। कास्ट वैलिडिटी छात्रों को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए निर्णय का पालन सरकार द्वारा किया जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर ये मोर्चा निकाला गया। चंद्रपुर के बाद अमरावती शहर में भी माना आदिम समुदाय और आदिवासी समुदाय ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। कास्ट वैलिडिटी छात्राओं को वक्त पे मुहैया कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर दिए गए निर्णय का पालन सरकार ने करना चाहिए, ऐसी कई मांगों को लेकर ये मोर्चा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। खरोखर किती अन्याय होतो आहे प्रत्येक ठिकाणी मी बघतो आहे, आणि त्या मार्गामध्ये आपण हा न्याय पकडला समन्वय समितीच्या माध्यमातून, की आपल्या मोर्चाच्या माध्यमातून आपल्याला न्याय मागण्यासाठी आपण प्रथम जी 21 तारीख निवडली ती आपला अमरावती विभागाची, आणि दुसरी तारीख निवडली की आपली नागपूर विभागाची 24 नोव्हेंबरला, आणि 29 नोव्हेंबरला तारीख आपण निवडली ती गडचिरोली विभागाला। कारण या ठिकाणी आपण मागण्या मागतोय, आम्हाला हक्काच्या मागण्या मागतो आहे। ती पहिली मागणी आहे की उच्च न्यायालयाने जे निर्णय दिला, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयानुसार आम्हाला हक्क पाहिजे आहे, आणि 2010 पासून म्हणजे जे आजपर्यंत जे प्रलंबित दावे आहेत, तुम्ही ओरिजिनल आपले 50 वर्षाच्या आधीपासूनचा पुरावा मागा, त्यात कुणाला वडिलांना व्हॅलिडिटी मिळाली आणि त्या आज मात्र त्या मुलाला व्हॅलिडिटी मिळत नाही, त्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळावा, आणि जे उर्वरित जे प्रस्ताव आपण दाखल केलेले आहेत ते प्रस्ताव आपण निकाली काढाव्यात, अशा मागण्या आम्ही या ठिकाणी मांडणार आहोत। आणि थोड्याच वेळामध्ये आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही ह्या ज्या मागण्या आहेत आपल्या मानव समाज समन्वय समितीच्या माध्यमातून त्या मागण्या आम्ही मागणीसाठी आपण जात आहोत। म्हणून मोर्चे में मौजूद लोगों का कहना था कि छात्राओं को वक्त पर कास्ट वैलिडिटी मुहैया नहीं कराई जाती, जिस कारण कई छात्राओं की नौकरियां भी चली जाती है। ये एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है ताकि माना समुदाय और आदिवासी समुदाय के छात्र सरकारी नौकरियों में प्रवेश न कर सके। साथ ही मोर्चे में शामिल लोगों ने सरकार पर कई सवाल भी उठाए। नोटबंदी से जहां आम जनता के आर्थिक व्यवहार प्रभावित हो रहे हैं, वहीं निजी बैंक में आवश्यक निधि न होने से किसान और छोटे व्यापारियों के सामने कई सवाल खड़े हुए हैं। पुणे मध्यवर्ती सहकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए लोगों की भीड़ है, लेकिन इस बैंक में पैसे न होने से बैंक के कर्मचारी भी मजबूर है। शासकीय बैंकों के अलावा शहरी और ग्रामीण स्तर पर सहकारी और निजी बैंक उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद निजी बैंकों में निधि का अभाव है। बारामती के पुणे मध्यवर्ती सहकारी बैंक में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ अधिकतर खाता धारक किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग है, लेकिन बैंक में निधि उपलब्ध न होने से
आम जनता परेशानी में है। वही बैंक में पैसा न होने से बैंक कर्मचारी आम जनता को जवाब देने को मजबूर है। मी इंद्रसेन माणिकराव पवार, झोनल ऑफिसर, बारामती तालुक्यासाठी असून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँके आमच्या बारामती तालुक्यामध्ये 27 ब्रँचेस असून 27 ब्रँचेसचा कारभार सगळा बारामती तालुक्यातून चालतो आणि कॅशच्या परिस्थिती म्हणजे जर पाहिलं सांगायचं तर कॅशची परिस्थिती फार अवघड झालेली आहे. आता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही पूर्णपणे सर्वसामान्यांची बँक आहे. तिथे शेतकऱ्यांची खाती आहे, संजय गांधी निराधार त्यांची खाती आहे, सर्वसामान्यांची खाती, जनधन योजनेची खाती, सगळी खाती आहेत आणि पूर्ण बारामती तालुक्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर अवलंबून आहे. सर्व बाजारपेठ जी आहे बारामती तालुक्याची ती पूर्ण ह्या PDC बँकेवर अवलंबून आहे. PDC बँकेमध्ये आज जे ग्रामीण भागामध्ये आमच्या टोटल 27 ब्रँचेस आहेत. साधारण तालुक्यामध्ये आमच्या 600 ते 750 कोटीच्या ठेवी आहेत. कर्ज वाटपही आम्ही 750-700 कोटीपर्यंत केलेले आहे. शेतकऱ्यांचा पूर्ण विश्वास असलेली ही आमची PDC बँक आहे. आणि आज जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पैसे असू द्या किंवा त्यांचे सेविंग खात्यातले पैसे असू द्या, त्यांना देणं इतकं मुश्किल झालेले आहे. आज पैसेच उपलब्ध होत नाहीत आम्हाला. किमान आमच्या बारामती तालुक्याला रोजचे 4 ते 5 कोटी रुपये आम्हाला बारामती शाखेचं टर्न. वही पैसों के लिए लाइन में खड़े लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई। चंद्रपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रपुर शहर के महानगर पालिका के खुले प्रांगण में इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर मानवंदना दी गई। एक शाम इंदिरा गांधी के नाम इस संगीतमय संध्या का आयोजन शहर कांग्रेस कमेटी ने किया। इस दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य महापुरुषों को मानवंदना दी गई। नागपुर के कला संगम के योगेंद्र रानडे, ईशा रानडे, अमर कुलकर्णी सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। जिला शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 19 नवंबर को राष्ट्रमाता स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है बड़े उत्साह से। सुबह हमने आज हमारे त्रिरही चौक में माननीय हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसए, स्वतंत्र संग्राम सैनिक, सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने आज मालार्पण करने के बाद आज शाम को संध्या गीत रखे हमने, जिसमें बहुत से लोग आए, दर्दी लोग हैं और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे इस महाराष्ट्र के अध्यक्ष अशोकराज चौहान की प्रतिमा के सामने लोगों में एक अपने मैसेज दिया है कि इन लोगों ने देश को, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से लोगों को एक दिशा देने का काम किया है। और इस दौरान चंद्रपुर वासियों ने भी इस कार्यक्रम को अच्छा खासा प्रतिसाद दिया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ बनी रही। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भीम।